तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाजा पट्टी में युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब दुनिया के साथ इजराइल के रिश्ते को जोड़ने के लिए फिर से अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही नेतन्याहू ने अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने पर बल भी दिया है। क्या है ये समझौता और कैसे इस समझौते से पड़ेगा इस युद्ध पर असर, देखिए। गाजा युद्ध विराम की संभावनाएं मजबूत होने लगी हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अपनी संसद में हमास के साथ बंधकों की रिहाई की वार्ता में निश्चित प्रगति के बयान से भी इसको बल मिलता है। हिजबुल्लाह और हमास को भारी नुकसान पहुंचाने और सीरिया में ईरान समर्थित असद सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद इजराइल ने अरब दुनिया के साथ रिश्तों को जोड़ने के लिए फिर से अभियान शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने की बात करते हुए कहा कि इसके तहत अब तक 4 ऐतिहासिक शांति समझौते किए गए हैं और इस कड़ी में और भी समझौते होंगे। उन्होंने सऊदी अरब का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे मामलों में फिलिस्तीन का सवाल अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अरब देशों के रवैये में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जो ताज़ा स्थिति है उसे उदारवादी अरब देश समझते हैं और इजराइल को एक क्षेत्रीय शक्ति और अपनी सुरक्षा, स्थिरता और पूरे क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक संभावित सहयोगी के रूप में देखते हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान अब्राहम समझौता लागू हुआ था। 4 अरब देशों संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल को मान्यता दी थी। माना जा रहा था कि इस लीग में शामिल होने वाला अगला देश सऊदी अरब होगा, लेकिन अचानक पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले ने इस समझौता अभियान को पटरी से उतार दिया। सऊदी अरब बार बार कहता रहा है कि बिना गाजा युद्ध की समाप्ति और फिलिस्तीन देश के गठन के बगैर इजराइल के साथ संबंधों की स्थापना का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साल की शुरुआत में सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा था कि इजराइल के साथ संबंधों को सुधारने के लिए शर्त है फिलिस्तीनी राज्य के लिए विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय मार्ग प्रशस्त किया जाए। लेकिन इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियों के बावजूद ऐसे संकेत मिले हैं कि सऊदी अरब ने अपनी स्थिति थोड़ी लचीली की है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी इजराइल के साथ रिश्ते बनाने में कोई ज्यादा एतराज नहीं है। ऐसे में नेतन्याहू का बयान इस बात का इशारा है कि अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला अगला देश सऊदी अरब ही होगा। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ अगले साल सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। तो साफ तौर पर इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि क्या कुछ है ये अब्राहम समझौता और क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, सवाल मेरा ये है कि साफ तौर पर इस अगर हम देखें इस अब्राहम समझौते को, तो क्या इसके मायने और कैसे इस युद्ध पर जो हम देख रहे हैं, जिससे पूरा हम देख सकते हैं पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से हम पिछले 7 अक्टूबर से देख रहे हैं कैसे हमास ने इजराइल पर आधी रात को हमला किया और उसके बाद एक युद्ध में हमने इस हमले को तब्दील होते हुए देखा, क्योंकि इजराइल को हम जिस देश के रूप में जानते हैं तो वो हार मानने वाला देश नहीं है। तो फिर इजराइल ने अपनी सुरक्षा के चलते हमला किया। फिर हमने देखा कि कैसे ये युद्ध भीषण से भीषणतम रूप लेता चला गया। इसमें दूसरे देश हमने जुड़ते हुए देखे। पहले ही हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, फिर हमने इसमें दूसरे प्रॉक्सीज की एंट्री देखी। फिर हमने देखा कि कैसे इसमें हिजबुल्लाह और फिर उसके माध्यम से लेबनान और ईरान और ये तमाम देश और प्रॉक्सीज इसमें एंटर हो गए। तो हाल फिलहाल तो स्थितियां बहुत गंभीर हैं और पूरे पश्चिमी एशिया की ओर जब हम नजर डालते हैं तो इस युद्ध के बहुत घातक परिणाम हम देख रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इसके बहुत घातक परिणाम हम देख रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र में शांति हो, इसके मद्देनजर जब पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे तो उन्होंने 2020 में पश्चिम एशिया में इजराइल के साथ संबंधों में एक सामान्यीकरण आए, एक नॉर्मलाइजेशन हो, इस दृष्टि से ये अब्राहम अकॉर्ड जो है अपनी मध्यस्थता में शामिल करा हस्ताक्षर करवाया था। और इसमें हम देखते हैं कि यूएई और बहरीन जैसे देश शामिल थे। और इसके बाद ट्रंप का ये प्रयास था, ये सफल रहा ये अकॉर्ड। और ये प्रयास रहा ट्रंप का कि जो बाकी के खाड़ी देश के देश हैं, जो अरब वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी, वे भी इजराइल को मान्यता दें और
इस अकॉर्ड की वजह से हमने ये जो पूरा क्षेत्र था पश्चिम एशिया का, इसमें एक बड़ा जियोपॉलिटिकल हमने बदलाव भी होते हुए देखा। जी। लेकिन फिर ट्रंप चले गए, बाइडेन की एंट्री हुई। इसी बीच इस क्षेत्र में भी रिश्तों में फिर कहीं ना कहीं तब्दीलियां हुई। वैश्विक स्तर पर भी राजनीति में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, तो हमने देखा कि फिर कहीं ना कहीं अकॉर्ड के बिंदु पीछे छूट गए। और पिछले वर्ष जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद तो स्थितियां ही बिल्कुल बदल गई। इसी प्रकार का एक और बहुत महत्वपूर्ण समझौता ओस्लो समझौता है। वो एक सीरीज ऑफ अग्रीमेंट्स रही जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हमने देखी थी होते जी। हुए, ताकि इनके रिश्तों में सामान्यीकरण हो। लेकिन इसको भी हमने फिर देखा कि आगे चल के कहीं ना कहीं ब्रेक लग गए। तो अब यदि नेतन्याहू की तरफ से इस प्रकार की बात की जा रही है, घोषणाएं की जा रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के पटल के माध्यम से वैश्विक राजनीति में अपनी एंट्री फिर से कर रहे हैं। और उन्होंने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में इस बात को प्रमुखता से रखा था कि यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं, चुनकर आते हैं फिर से अमेरिका के, तो वे रशिया यूक्रेन संघर्ष को भी समाप्ति की ओर ले जाएंगे, और वे इजराइल हमास के बीच में जो ये संघर्ष चल रहा है उसको भी वे शांति की ओर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रंप का भी, और अब्राहम अकॉर्ड की बात नेतन्याहू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप का भी मैं देख रही हूं कि एक प्रभाव हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। और दूसरी ओर नेतन्याहू की तरफ से हम ये एक मैच्योरिटी कह सकते हैं। बाकी के देश अब आगे लेकिन आए अंशु और जी, बाकी डिप्लोमेटिक के टेबल देशों तक को इसको साथ ले में जाके लाना और समाप्त इस करें। समझौते में शामिल करना, ये कितनी बड़ी चुनौती भी होगी साफ तौर पर अगर हम देखें तो इजराइल के लिए। क्योंकि जिस तरह से अभी जो स्थितियां हैं उसमें तमाम ऐसे देश हैं, हम सऊदी की बात कर लेते हैं, वहां पर कुछ मतभेद नजर आ रहे थे। तो क्या ये मतभेद अब की बार एक अलग दिशा यहां पर तय करते हुए नजर आएंगे, या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि हम देख रहे हैं जो इजराइल चाह रहा है? गौरव, अभी हम जो स्थितियां देख रहे हैं उसमें आप एक ओवरऑल दृष्टि से देखिए कि ये जो तमाम खाड़ी देश के देश हैं जो इनडायरेक्टली इस युद्ध का हिस्सा हैं, उनके अपने भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। जी। तो फिर हम ये तमाम देशों को जब देखते हैं, तो हालांकि अरब दुनिया से संबंध रखते हैं, इजराइल को इन्होंने मान्यता नहीं दी, इनमें से कुछ देशों ने धीरे धीरे देनी शुरू की। अमेरिका के साथ भी इन देशों ने अपने रिश्ते सामान्य किए, बेहतर किए। तो हाल फिलहाल अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना इन तमाम देशों का मुझे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य दिखाई पड़ता है। और फिर भू राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षित रहें, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में शांति बहाल हो, ये भी एक प्रमुख लक्ष्य जी। दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो ठीक। छोटे छोटे मतभेद हैं जी। उनको नजरअंदाज करके कम से कम ये जो तमाम देश हैं, चाहे आप बिल्कुल। यूएई की ओर देखें या आप बाकी के देशों की ओर देखें, जी। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी हमसे जुड़ने के लिए और बारीकियों से तमाम जो खबरें हैं उन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।